हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूजीसी नेट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं और पिछले कक्षा में पढ़े थे समानांतर शिक्षण, स्टेशन शिक्षण। अब हम लोग पढ़ेंगे सीखने की अक्षमता। सीखने की अक्षमता क्या है? इसमें 5-6 प्रकार का प्रॉब्लम आता है। पहले आता है डिसलेक्सिया, दूसरा आता है डिस्प्रैक्सिया और तीसरा आता है डिसग्राफिया और चौथा आता है डिसकैलेकुलिया और पांचवा एपीडी, जिसको श्रवण प्रसंस्करण विकार कहते हैं, और छठा है वाचाघात, है कि नहीं। चलिए बात करते हैं। मेन ये 4 प्रकार का जो है से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं डिसलेक्सिया, है कि नहीं। चलिए, डिसलेक्सिया का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब है डिफ़िकल्टी, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्टी और लेक्सिया माने पढ़ना, यानी जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम करे उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जिसको पढ़ने में परेशानी होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, है ना। जिसको पढ़ने में परेशानी होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसप्रैक्सिया कुछ करने से संबंधित, यानी डिसप्रैक्सिया कुछ करने से संबंधित, यानी काम करने में परेशानी। डिसप्रैक्सिया, प्रैक्सिया ने काम करने से परेशानी, है ना। डिसग्राफिया जिसको लिखने में कठिनाई, डिसग्राफिया जिसको लिखने में कठिनाई यानी लिखने में प्रॉब्लम करे, है ना, उसको हम जैसे पेंसिल पकड़ने में परेशानी है नहीं, तो उसको परेशानी होती है और जब स्वयं लिखेगा तो उसको खुद के नहीं पता चलेगा कि क्या हम लिखे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इसको स्वयं को लेखन को पढ़ने में भी परेशानी होती है कि नहीं। इसी को बोलते हैं डिसग्राफिया। डिसकैलेकुलिया, है ना, इसमें छात्र को अंक गणितीय गणना करने में परेशानी होती है। डिसकैलेकुलिया, कैलकुलियम ने कैलकुलेटर से, है ना, अंक गणितीय करने में परेशानी होती है, उसको हम डिसकैलेकुलिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए, समय बताने में कठिनाई। कैलकुलिया में क्या हुआ? समय बताने, कैलकुलेशन से संबंधित अवधारणा को समझना मुश्किल हो जाता है, ये डिसकैलेकुलिया के अंतर्गत माना गया है। एपीडी क्या है? श्रवण प्रसंस्करण विकार। कान के माध्यम से जो ध्वनि सुनाई देता है मस्तिष्क तक पहुंच जाता है ना, उसमें मस्तिष्क कान के माध्यम से यात्रा करने वाली ध्वनि को मस्तिष्क द्वारा कैसे व्याख्या किया जाए, इसको परेशानी जब हो जाए तो उसको एपीडी कहते हैं। वाचाघात भाषा विकार, इसको बोलने में कठिनाई, है कि नहीं, तो इसको वाचाघात कहते हैं। अब कुछ फैक्ट है, इसको भी जान लेते हैं। क्लास, कभी कभी पूछ ले क्लास का फुल फॉर्म कौन सा है, तो कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन अ स्कूल, है ना। CIET का सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, है कि नहीं। CIET क्या है? चलिए, ये NCT के एक कंपोनेंट है, NCERT का ही एक CIET कंपोनेंट है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसी को बोलते हैं CIET, है ना। अब आप देखते हैं आगे। चलिए, यह 1984 में स्थापित किया गया था। CIET 1984 में स्थापित किया था, है कि नहीं।
इसका उद्देश्य जो था शैक्षिक प्रौद्योगिकियों को उपयोग को बढ़ावा देना। शैक्षिक प्रौद्योगिकी मतलब क्या है? यानी टीवी, रेडियो, फिल्म, साइबर मीडिया, ये सब आता है शैक्षिक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, है कि नहीं? यह शैक्षिक अवसरों को व्यापक बनाता है। क्या करता है? व्यापक बनाने, समानता को बढ़ावा देने और स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। CIET क्या है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसका उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकियों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसमें क्या होता है? शैक्षिक अवसरों को व्यापक बनाता है, समानता को बढ़ावा देता है, स्कूल स्तर पर शैक्षिक की प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करता है। इसके लिए अब बात करते हैं शिक्षण के उद्देश्य, है कि नहीं? शिक्षण के उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग का मतलब हो गया, यहाँ दो पार्ट में, एक ब्लूम द्वारा बांटा गया, एक गैगने और ब्रिग्स द्वारा बांटा गया। एक ब्लूम द्वारा बांटा गया, दूसरा गैगने और ब्रिग्स के द्वारा बांटा गया। ब्लूम द्वारा 1956 में बांटा गया। इसको 3 भाग में बांट दिया। ब्लूम को जो बांटा गया शिक्षण के उद्देश्य 3 भाग में, जिसको हम 3H कहते हैं। क्या कहते हैं? 3H कहते हैं। 3H का क्या होता है? हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड का मतलब ज्ञानात्मक, हार्ट का मतलब भावात्मक, हैंड का मतलब मनोसंचालित, है कि नहीं? अब बात करते हैं गैगने और ब्रिग्स के द्वारा बौद्धिक कौशल। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता, या फिर 5वां कहिएगा तो मनोदृष्टि, यानी 5, है कि नहीं? गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य 5 प्रकार के, और ब्लूम के द्वारा शिक्षण के उद्देश्य 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। ये तीनों को हम 3H कहते हैं, हेड, हार्ट और हैंड, है कि नहीं? अब आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, ज्ञानात्मक ब्लूम के द्वारा पहला है 3H के अंतर्गत हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड माने ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक जिसको बोलते हैं। ज्ञान, संज्ञानात्मक को 5 प्रकार बांट दिया। कितना? 6 प्रकार। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, यानी 6 पर सीक्वेंस में याद करना आवश्यक है। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान माने क्या होता है? ये ज्ञान माने कि सामग्री जो होता है, जो पढ़ने वाली चीज है या जानकारी एकत्र करते हैं, वो याद जब रखते हैं ना, उसी को ज्ञान कहा गया, है ना? अब बोध क्या है? जब हम वो जो जानकारी आपको मिली और वो जानकारी से अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोध के अंतर्गत, सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता को विकसित करता है, उसको हम बोध कहते हैं। उपयोग का मतलब है भावात्मक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में, उपयोग का मतलब क्या? भावात्मक जो ज्ञान है उसको व्यवहारिक रूप में लाना, है कि नहीं? व्यवहारिक रूप में लाना, जैसे मान लें कि जो चीज़ आप जानकारी पहले तो इकट्ठा कर लिए, फिर उसको समझें, फिर उसको फिर लागू करते हैं। लागू करने के बाद उसको फिर क्या करते हैं? सही है, गलत है, उसको अलग अलग करते हैं, है ना? सही गलत अलग उसको करके सही ढंग से अर्थ समझते हैं कि क्या है, सही है क्या नहीं है। संश्लेषण का मतलब क्या है? जब उसको तोड़ दिए, अलग अलग तोड़ दिया, अब उसको संश्लेषण का मतलब उसको फिर से अपने अनुसार समझकर जोड़ देते हैं, वो समावेशित करते हैं, उसको संश्लेषण कहते हैं। मूल्यांकन क्या है? जो उसको इवैल्यूएशन किया जाता है लास्ट में, है कि नहीं? उसको हम मूल्यांकन का दर्जा देते हैं।
अब आता है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या है? भावात्मक क्षेत्र में 5 प्रकार को बांटा गया है। ज्ञानात्मक में 6 प्रकार के, भावात्मक में भावात्मक में 5 प्रकार के बांटा गया है कि नहीं? इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, चलिए, पहला है आग्रहण, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा आकलन, चौथा संयोजित करना और पांचवा निरूपण करना, है कि नहीं? आग्रहण यानी रिसीव, यानी क्या कहता है? पहले सुनने की इच्छा। रिसीविंग का मतलब आप सुन रहे हैं उस चीज़ को, तो रिसीव कर रहे हैं। प्रतिक्रिया, सुनकर हम जवाब देते हैं, है कि नहीं? सहभागिता की इच्छा, अब हम जवाब देंगे, रिस्पॉन्सिंग देंगे। आकलन, वैल्यू, है ना, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है, तो वैल्यू होगा, आकलन हो गया। संयोजित करना, अब संगठन करना। निरूपण कर, क्या करेक्टराइजेशन है ये। अब मनोसंचालित करना क्या है? अब आते हैं, मनोसंचालित या मनोप्रेरक या क्रियात्मक भी कहा गया है। मनोसंचालित को मनोप्रेरक और क्रियात्मक भी कहा गया है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। यह मनोप्रेरक में तकनीकी कौशल से संबंधित, किससे संबंधित है? तकनीकी कौशल से संबंधित। अब इसके अंतर्गत 5 प्रकार के, है ना, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के। पहला है प्रतिरूपता, है ना, इमिटेशन इसको कहा गया। प्रतिरूपता, इसमें कुशल व्यक्ति या छात्र के कौशल यथारूप अपनाने से है। यानी प्रतिरूपता, इमिटेशन, इसमें कुशल व्यक्ति या छात्र के कौशल यथारूप अपनाने से होता है कि नहीं? कार्य साधन या हस्त कौशल, मैनिपुलेशन इसको कहा गया है। मैनिपुलेशन मैंने क्या है? मैनिपुलेशन मैंने क्या है? मशीन उपकरण के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है। परिशुद्धता यानी प्रिसीजन, अभ्यास, है कि नहीं? अभ्यास। स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, इसको सतत अभ्यास के अंतर्गत माना गया है। और पांचवा है प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन, कौशल को अब सीख कर ग्रहण करिए, शिक्षार्थी के अनुरूप बनिए, नई तकनीक को नियत करना, ये सब प्राकृतिकरण के अंतर्गत आ गया है। मनोसंचालित या मनोप्रेरक क्रियात्मक के अंतर्गत यह किससे संबंधित है? तकनीकी कौशल से। कौन कौन है? 5 प्रकार के, प्रतिरूपता, कार्य साधन, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति। देखिए, प्रतिरूपता के मतलब है कोई चीज़ आप अपना लिया, कार्य साधन का मतलब उसको फिर प्रयोग कर रहे हैं, परिशुद्धता के फिर से उसको प्रयास करें, अभ्यास किए, और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए बार बार सतत निरंतर प्रयास आपको करते रहना है कि नहीं? प्रकृति के मतलब कि जब उस कौशल को अध्ययन कर लिया, अध्ययन पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, आप पूरी तरह से करें। अब गैगने और ब्रिस के अनुसार वर्गीकरण, बौद्धिक कौशल, इसमें देखिए, बौद्धिक कौशल समस्या को सुलझाना, क्या है? समस्या को सुलझाना। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ क्या है? व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, मौखिक सूचना, ज्ञान का आयोजन, संचालन तंत्रिका प्रणाली कार्य करना, और मनोदृष्टि, मानसिक स्थिति को दर्शाना, है कि नहीं? गैगने और ब्रिस के अनुसार 5 प्रकार का बांटा गया है कि नहीं? शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, मौखिक सूचना, है कि नहीं? मौखिक सूचना, है कि नहीं? अब संचालन तंत्र और मनोदृष्टि। बौद्धिक कौशल क्या है? समस्या को सुलझाने का काम करता है कि नहीं? समस्या को सुलझाता है, सीखने की अवधारणा व्यक्त करता है,
फिर उसके बाद नियम महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, है ना। नियम सीखने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। ज्ञानात्मक रणनीतियाँ के अंतर्गत व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण होना चाहिए, स्मरण शक्ति और विचार शक्ति का विकास होना चाहिए, तकनीकी चीज़ों को समावेशित होना चाहिए। मौखिक सूचना के अंतर्गत ज्ञान का आयोजन यानी किसी व्यक्ति को प्राप्त किए गए ज्ञान उसके अनुसार आयोजन हो, उसमें काम करे तो मौखिक सूचना के अंतर्गत आ गया। संचालन तंत्रिका प्रणाली कार्य करना। तंत्रिका प्रणाली कार्य करने का मतलब आपको मस्तिष्क कार्य कर रही है, स्नायु तंत्र कार्य कर रही है, कैसे स्थापित करना है, ये सब संचालन तंत्र के अंतर्गत आ गया। मनोदृष्टि, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति जो होता है उसको शो करता है, उसको हम मनोदृष्टि कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं शिक्षण के सूत्र। इस हम लोग बात करेंगे शिक्षण के जो सूत्र है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। शिक्षण के जो सूत्र है ये नेक्स्ट क्लास में बात करें, है ना। अपन रिटन के समान सरल से जटिल की ओर ये सब नेक्स्ट क्लास में। इसी के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।